रात के 12 और हमारी है 3 बजे की ट्रेन। अभी हमने पैकिंग ख़त्म करी है, पीछे कपड़े भी बिखरे पड़े हैं थोड़े से, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये है अम्बाला का रेलवे स्टेशन। रात में स्टेशन और भी खूबसूरत दिखता है। अभी करीब रात के 2:30 बजे हैं और हमारी ट्रेन 3:30 बजे की है। हमें हमेशा ट्रेन के टाइम से 1 घंटे पहले स्टेशन पर पहुंच जाना चाहिए। अब ट्रेन आ चुकी है और हम लोग ट्रेन में अपनी अपनी सीट्स पर बैठ चुके हैं। इस टाइम स्टेशन पर काफी कम भीड़ है, शायद इसलिए क्योंकि रात हो रही है या फिर इसलिए भी क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है और जिनकी सीट्स कंफर्म होती हैं सिर्फ वही लोग ट्रैवल कर सकते हैं, तो फालतू में लोग आकर भी क्या ही करेंगे। सुबह हो गई है और हम लोग हरिद्वार से चल चुके हैं। हरिद्वार में काफी देर तक ट्रेन रुकी रही। अब लगभग पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है और सिर्फ हम ही बचे हैं। पहाड़ों के साथ और रेलवे ट्रैक के किनारे बने ये घर भी काफी सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पर रहने वाली सोसाइटी काफी शांत होगी। तो करीब 5-6 घंटों के सफर के बाद फाइनली हम लोग ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। सफर वैसे ज्यादा लंबा नहीं था, हमारी सीट्स कंफर्म थी, बट वो स्लीपर नहीं थी। पर फिर भी मैं तो सामान रखने वाली जगह पर आराम से सो गया था। पर खैर, नींद अब भी पूरी नहीं हुई है और दिन की शुरुआत से चल रहे हैं और सारा दिन बस चलते ही रहना है। स्टेशन से निकलने के बाद अब आगे रामझूला जाने के लिए हमने एक ऑटो किया है। वैसे उत्तराखंड के ऑटो हमारे यहाँ के ऑटो से काफी अलग हैं। ये साइज में लगभग उतने ही हैं, लेकिन इनमें सीटिंग अरेंजमेंट इतने अच्छे से नहीं हुआ है, जिस वजह से इसमें कम लोग आते हैं। पर इसके बावजूद भी इस ऑटो में ड्राइवर को छोड़कर हम 9 लोग और 3 बच्चे बैठकर आराम से अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल ऋषिकेश में इतनी रौनक नहीं है जितनी सावन में होनी चाहिए। इसकी एक बड़ी वजह है कोविड पैंडेमिक, और उससे भी बड़ी वजह है कि इस साल कांवड़ यात्रा बंद है, जिस वजह से दूर देश के कोने कोने से आने वाले लोग यहाँ पर नहीं आए हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जानकी झूले पर। ये झूला नया बना है। लास्ट टाइम मैं जब यहाँ पर आया था तो इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था। अभी ये पब्लिक के लिए खुल चुका है। यहाँ से काफी खूबसूरत नजारा है। सामने माउंटेन्स और नीचे पवित्र गंगा बह रही है और हम पुल पर चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो इससे सुंदर नजारा और क्या होगा। वैसे जानकी झूले का ये ब्रिज काफी स्टेबल है एज कम्पेयर टू अदर 2 ब्रिजेस, जो कि हैं राम झूला और लक्ष्मण झूला। राम झूला भी स्टेबल है, लेकिन जब उस पर चलते हैं तो आप फील करोगे कि वो थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। और भी ट्रांसपोर्ट जैसे साइकिल या बाइक वगैरह जब राम झूले से गुजरते हैं तो वो काफी हिलता है और इस चीज को आप फील कर सकते हैं। बट जानकी झूले पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भी साइकिल और बाइक वगैरह चल रहे हैं पर इतना फील नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण झूले पर जब चलते हैं तो वो और भी ज्यादा हिलता है। मुझे नहीं पता, पर मैंने किसी से सुना है कि इन ब्रिजेस को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है जैसे श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण जी का स्वभाव काफी क्रोध वाला है, जिस वजह से लक्ष्मण झूले को ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो ज्यादा हिलता है। वहीं श्री रामचंद्र जी का स्वभाव थोड़ा कम गुस्सैल है, थोड़ा सा शील है, इसलिए राम झूले को ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो लक्ष्मण झूले के कंपेयर में थोड़ा कम हिलता है। और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग श्री रामचंद्र जी की वाइफ जानकी जी का स्वभाव बिल्कुल शांत था, इसलिए ये ब्रिज बिल्कुल स्टेबल बनाया गया है। अब पता नहीं ये बात सच है या झूठ, बट इतना पता लग गया है कि जानकी झूला सच में स्टेबल है और राम झूले पर चलने पर वो हिलता है। और लक्ष्मण झूले का पता नहीं, क्योंकि मैं वहाँ कभी गया नहीं। पर इस बार कुछ नए लोग हैं हमारे साथ, तो शायद हम लक्ष्मण झूले पर भी घूमने जाएं। बार बार ये कहते हुए मेरी जुबान नहीं थक रही कि गंगा का व्यू इन पहाड़ों पर बहुत औसम लग रहा है। लेकिन ये तो बस अभी झांकी है, आगे अभी बहुत कुछ है।
ये नेकी का द्वार है, जिसके पास जो फालतू हो वो यहाँ रख जाए और जिसे जरूरत हो वो यहाँ से ले जाए। बढ़िया बात है। इस तरह के कंसेप्ट इन्हीं जगहों पर ज्यादा चलते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर मोह और माया से परे होकर गंगा में स्नान और ध्यान करने आते हैं। नहीं तो आम ह्यूमन कॉलोनीज में तो सामान रखने वाले कम और उठाने वाले ज्यादा होते हैं। यह है वानप्रस्थ आश्रम। मे बी ये एक लॉज होगा। हमारे सनातन धर्म में 4 प्रकार के आश्रम होते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो वानप्रस्थ मतलब अपने बच्चों वगैरह की शादी करके जो लोग वृद्धावस्था में एंटर कर चुके हैं और संन्यास की ओर बढ़ रहे हैं, उन वृद्ध कपल्स के लिए ये वानप्रस्थ आश्रम बनाया गया होगा। गंगा का बहाव तेज है और ये महानदी अपने साथ पानी के साथ साथ अलग अलग इलाकों से काफी रेत भी लेकर आ रही है। खैर, हमें भूख भी काफी लगी हुई है। जल्दी से गंगा में डुबकी लगाते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। तो नहाने के बाद हमने भी भगवा वस्त्र धारण कर लिए हैं और खाना भी खा लिया है, जो कि हम घर से बनाकर लाए थे। हमने रात को जल्दी उठकर हल्का खाना बनाया, जिससे सुबह का नाश्ता हमारा हो गया है। ऐसी जगहों पर नॉर्मली खाने पीने की चीजें काफी महंगी होती हैं, तो बढ़िया यही रहता है कि अगर आपका सफर ज्यादा लंबा ना हो तो कुछ खाने का सामान आप ले ही आएं। ये वाला घाट बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम हम यहीं पर रुके थे और स्नान किया था। इस बार पता नहीं हम यहाँ क्यों नहीं रुके। खैर, ये जगह वाकई काफी अच्छी है। यहाँ पर बड़े बड़े स्पिरिचुअल सम्मेलन होते हैं और दुनिया भर से आए आध्यात्मिक लोग यहाँ पर ठहरते हैं। इसके अलावा यहाँ पर योगा भी होती है। ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। एक बार एक अंग्रेज बीटल्स 1960s में यहाँ पर योग सीखने आया था। उसी ने इस शहर को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से फेमस किया। वैसे ऋषिकेश शुरू से ही योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड रहा है, क्योंकि आदिदेव शिव ने इसी रीजन में योगा का आविष्कार किया था। अभी एग्जैक्ट एरिया तो पुराणों में भी नहीं मिलता, लेकिन इतना पता है कि भारत के उत्तराखंड में या यूं कह लो कि हिमालय के केदारखंड में आदिदेव शिव ने योगा का आविष्कार किया। और ऋषिकेश केदारनाथ, हिमालय, गंगोत्री आदि का प्रवेश द्वार है। और एंशियंट टाइम से ही बाहर के लोग, वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग इन जगहों पर जाने के लिए ऋषिकेश से होकर गुजरते थे। यहाँ पर ऋषिकेश में रेस्ट करने के लिए वो लोग रुकते थे। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं गंगा के किनारे की ऋषिकेश में यहाँ पर लोकल मार्केट का दृश्य। सो जानकी झूले से 600 मीटर चलने के बाद अब हम लोग राम झूले पर हैं और जैसा कि मैंने कहा था, ये सच में हिल रहा है। पहले हम लोग थे गंगा के उस पार वाली मार्केट में और अभी हैं इस पार वाली मार्केट में। वैसे मुझे लगा नहीं था कि इतने लोग होंगे। ये लोग यहाँ के लोकल लोग हैं, लेकिन बाहर से भी काफी लोग आए हुए हैं और वो लोग नीलकंठ की चढ़ाई भी कर रहे हैं। पर हमने सोचा है कि हम नीलकंठ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ बच्चे हैं और वहाँ पर काफी चढ़ाई है और इसके साथ ही टाइम की भी थोड़ी कमी है। नीलकंठ यहाँ से कई किलोमीटर ऊपर है। ये वो जगह है जहाँ पर शिव ने विष पिया था, विष यानी कि पॉइजन, और उसे अपने कंठ यानी गले में रोक लिया था, जिससे उनका गला नीला हो गया और इस जगह का नाम नीलकंठ पड़ा। ये विष आया था जब देवता और असुर के बीच समुद्र मंथन किया जा रहा था अमृत पाने के लिए, तो उससे पहले वहां से विष निकला। अब इस विष को कंज्यूम करना था, तभी आगे का प्रोसेस हो पाता। अब इस विष को कोई भी पीता तो मर जाता। तो उस टाइम सबसे बड़े योगी शिव ही थे। वैसे अब भी वो सबसे बड़े योगी हैं और एक योगी कुछ भी कर सकता है। तो शिव को ये विष दिया गया और उस टाइम शिव यहाँ पर थे। उन्होंने यहीं पर उस पॉइजन को कंज्यूम किया और इस जगह का नाम फिर नीलकंठ पड़ गया। तो अब हम उस नीलकंठ वाले राम और जानकी झूले से करीब 2 किलोमीटर आगे लक्ष्मण झूले पर आ गए हैं। ये झूला उन दोनों के कंपेयर में छोटा है। अब अगर पहले वाला लॉजिक लगाएं तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि लक्ष्मण जी श्री राम और जानकी से छोटे थे, पर वो बात नहीं है। यहाँ पर लोग कम हैं और इस ब्रिज से ज्यादा ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, तो शायद इसलिए इसे छोटा बनाया गया हो। अब हम लक्ष्मण झूले से वापस आ चुके हैं और हमारे सामने है चोटी वाले के 2 मशहूर होटल्स।
लक्ष्मण झूले के पास लोग राफ्टिंग वगैरह के लिए जाते हैं, जो कि इस टाइम पैंडेमिक के कारण बंद है, तो वहां जाना हमारा बिल्कुल भी वर्दी नहीं रहा। धूप और गर्मी के कारण सबको पसीने आ रहे हैं और दोपहर भी हो चुकी है, तो हमने सोचा है हम फिर से नहाते हैं और उसके बाद आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। तो दोपहर का स्नान और लंच करके हम लोग आ गए हैं वापस ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि कुछ ही देर में शायद 5 बजे यहाँ से ट्रेन है हरिद्वार की। इसमें भी हमने पहले से ही बुकिंग की है और टाइम पर हम पहुँच भी गए हैं। यहाँ से करीब 1 घंटा लगेगा हरिद्वार पहुँचने में। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में विजिट करेंगे हरिद्वार को। तो तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।